तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान कर दिया, लेकिन अब भी इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी की आदत को भी ये महसूस हो रहा है कि शायद एहतजाज मौसर नहीं बन सके, क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर अब की बार एहतजाज नाकाम होता है तो फिर 9 मई या 26 नवंबर की तरह का कोई सानिया रूनुमा हो जाता है, तो दोनों सूरतों में शायद तहरीक इंसाफ की सियासी तौर पर वापसी नामुमकिन हो जाए। और ये भी हकीकत है कि जब जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव डालने की कोशिश की, तब तब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली खुद ही उस पर उल्टा पड़ी है। शायद यही वजह है कि इस बार बैरिस्टर गौहर ऐलान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन तहरीक शुरू और एहतजाज होगा, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा, कंट्री वाइड। सवाल ये है कि मुल्क की एहतजाजी तहरीक कैसे शुरू होगी। अभी तो एहतजाज का कोई मोमेंटम भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और बानी PTI भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो एहतजाजी तहरीक के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवा सके, तो इसके लिए एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली का होना भी तो ज़रूरी है। अब तहरीक इंसाफ की इदारों के साथ महाजराई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कानूनी महाज पर भी तहरीक इंसाफ मुसलसल नॉकआउट हो रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के पास वाहिद रास्ता यही बचता है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को उठाए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास यही एक ऑप्शन बचता है। शायद इसी को देखते हुए असद उमर भी एक तरह से तहरीक इंसाफ को सियासी बेबसी पर उनकी करते हुए कह रहे हैं कि PTI से कोई बात नहीं कर रहा, ऐसे में वो एहतजाज ना करे तो क्या करे, तहरीक इंसाफ करे तो क्या करे, कोई बात नहीं कर रहा है, एहतजाज ना करे तो क्या करे। असद उमर साहब कह रहे हैं। इस वक्त नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बातचीत की ख्वाहिश का इजहार भी करके देख लिया, हुकूमत के साथ जो हुआ वो करके भी देखा। उसके बाद गंडापुर साहब ने सेनेट इलेक्शंस के अंदर 2 नशिस्तें भी अपोजिशन को दे के देख लिया। अब गंडापुर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो क्या करें, वफाक पे चढ़ाई ना करें तो क्या करें, वो ये ना कहें वफाक के नुमाइंदों को, इवन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को, कि भाई आप कौन होते हैं सूबे के मामलात में मुदाखलत करने वाले, एहतजाज ना करें तो क्या करें। ये अब क्या ऑप्शन बचता है सर? ये इसीलिए बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी गलतियां एक के बाद एक की हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये सियासी गलतियां ना करती तो शायद आज हालात ऐसे ना होते जिस हालात का उन्हें आजकल सामना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो एहतजाज की आपके पास एक ताकत थी, या आप एहतजाज का एक आप कार्ड लेके बैठे हुए थे, वो भी आपने चला लिया। आपको कहा गया नहीं आप डी चौक ना आए, आपने जलसा जो जिसका आगाज किया पेशावर से आप निकले हैं, सरकारी वसाइल आपके साथ थे, आप रास्तों की रुकावटें आप हटाते हुए आ रहे थे, और एक मुकाम पे आपसे कहा गया आप यहीं जलसा कर लें, और इमरान खान साहब का पैगाम भी बताया गया कि वो वहीं इस मुकाम पे जलसा करने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त लीडरशिप जो थी वो बुशा बीबी के पास थी। बुशा बीबी बजिद थी कि वो डी चौक जाना चाहती है। उसका नतीजा क्या निकला? फाइनल कॉल भी दे दी गई, आखिरी कार्ड भी खेल लिया गया, और आपका एहतजाज कोई रंग न लाया, बल्कि आपको वहां से डिस्पर्स होना पड़ा। और डिस्पर्स होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इख्तलाफात और बढ़ गए। अली मीन गंडापुर साहब किस तरीके से निकले, बुशा बीबी कैसे गई, और जिन कारकुनों को वो कह रही थी कि यहाँ से हम खान को लिए के बगैर वापस नहीं जाएंगे, उन्हें मायूसी के साथ वापस जाना पड़ा। इसी तरीके से उन्होंने कहा हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेंगे, और फिर एक पूरा बयानिया बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तहरीक चलाई गई, उनके खिलाफ एक पूरी सियासी सोशल मीडिया पर एक महाजराई की गई, आर्मी चीफ को टारगेट किया गया, फौज के इदारे को टारगेट किया गया, हत्या के मामला यहाँ तक पहुंचे कि पाक भारत जंग के दौरान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आने से इनकार कर दिया गया। उस वक्त भी आवाजें कसी गई, ताने मारे गए, तंज की गई। कलीमा खान ने कहा ये तो जनाब वो एक हमारे थप्पड़ भी मारेंगे, हम दूसरा थप्पड़ भी खाने को तैयार होंगे। तो आप सियासी कार्ड ऐसे गलत तरीके से खेलते चले गए कि फिर आपकी गुंजाइश ही न बची। अब आप बयान दे सकते हैं, एहतजाज करने में भी आपको दोबारा से अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नसरुल्लाह मलिक साहब देखिए, उस जब आप बात कर रहे हैं, जब निकले थे नवंबर में और फिर 26 नवंबर हुआ था, तो उस वक्त तक चलिए टॉकिंग टर्म्स पे थे, आपको ये समझाया जा रहा था कि आप संजानी बैठ जाएं, आप आगे ना जाएं। अब खैर आप आगे आए, फिर आके गलती भी कर दी आपने। उस वक्त तक शायद गंडापुर साहब गायब हो जाते थे, और फिर तासुर था कि किसी जगह जाते हैं, वहाँ पे मुलाकात होती है, कोई बातचीत हो जाती है। फिर गंडापुर साहब से मुतालिक एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि उनके जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और दूसरी तरफ भी मामला ठीक है। अब कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो जो बातचीत हो रही थी पहले, या किसी जगह पे टॉकिंग टर्म्स पे भी थे, वो बातचीत ख़त्म हो गई है, या कोई सुर्ख झंडी दिखा दी गई है? क्योंकि शट अप कॉल कहना तो शायद कोई भारी लफ्ज़ हो जाएगा, या कोई लाल झंडी है, सुर्ख झंडी है कि गंडापुर साहब आपका भी टाइम इज़ ओवर नाउ? मेरे ख्याल में गंडापुर साहब की आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उनके इस हार्श रवैये को आप देखें सेनेट के इंतखाबात के साथ मिलाकर।
उसका इन बातचीत से इमरान खान की रिहाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनके ऊपर अपनी पार्टी चढ़ दौड़ी है, पार्टी तनकीद कर रही है कि उन्होंने सेनेट की सीटें अपोजिशन को दे दी। फिर पार्टी उनके ऊपर यह एतराज भी कर रही है कि वो संजीदा नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या एहतजाजी तैयारी के हवाले से। पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाजों के लिए गंडापुर साहब के लिए बेहतरीन मौका है कि उन्होंने डाइवर्ट कर दिया वफाक के साथ या वजीर दाखिला के साथ एक बार फिर लड़ाई पे। अब वो चाहते हैं कि वो जो पहले जो कुछ हुआ इन दिनों में, जो सेनेट के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उससे चीजें डाइवर्ट होकर चली जाएं इस वफाक के साथ उनकी माज लेकिन कथा कलामी के लिए माजद नसरुल्लाह मलिक साहब, इस पे इंटीरियर मिनिस्टर का जो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया ट्विटर पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बांग्लादेश में बैठे हुए थे, जाहिर है वहाँ उनकी अपनी मसरूफियत थी, उन्होंने जरूरी समझा कि ट्वीट करके इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये वन साइडेड अफेयर तो नहीं लग रहा। नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम ड्रोन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये तहरीक इंसाफ इस कार्ड को भी पहले माजी में खेलती रही है कि ड्रोन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन नकवी साहब ने इसलिए उस पर फौरी रिस्पॉन्ड किया कि भाई वहां पे टेररिज्म का हमें सामना है, पुलिस तुम्हारी अपने थानों से बाहर नहीं निकलती, और आपको खुद इस बात का इदराक है कि वहां पे थाने बंद कर दिए जाते हैं, मगरिब की नमाज के बाद पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर पाती, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, भत्ता आप वहां देते हैं तालिबान को, और आपकी वहां सूरत हाल यह है कि रिट हुकूमती मौजूद नहीं है। इन हालात में आप वफाकी हुकूमत से कहते हैं कि ऑपरेशन किस तरीके का होगा, किस तरीके से नहीं होगा, तो उन्होंने इस बड़ा ये वाजे जवाब दिया उनको कि नहीं, वफाक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर किस्म के वसाइल इस्तेमाल करेगा, इसको सियासी नारा नहीं बनाने देंगे। क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अली बिन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि एक सियासी नारा बना दिया जाए, ड्रोन इस्तेमाल नहीं होंगे, कोलैटरल डैमेज होता है और फिर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये महज वो एक पख्तून कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे जिसका बर वक्त जवाब दिया वज़ीर दाखिला ने कि नहीं। और क्योंकि जिस ऑपरेशन की बात जब भी होती है, जब भी टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, गंडापुर साहब उस मीटिंग में मौजूद होते हैं, वहां वो बाकायदा तैयार होते हैं कि जनाब नहीं, ऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए कि मैं खुद भी, हमारी जो पार्टी है या हुकूमती जो वुज़रा है वो मूव नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसलिए वो जवाब आया। बाकी गंडापुर साहब जो है वो ना वफाक से लड़ना चाहते हैं, ना इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि वफाक के साथ वो महाजराई कर लें, वो अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके लिए मसला यह है इमरान खान और अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो जाती है। इमरान खान साहब खिलाफ होते हैं, वो जेल चले जाते हैं कि नहीं जी, मेरे अलावा आपको सूबा चलाने वाला कोई नहीं है। तो पीटीआई को हुकूमत के खिलाफ महाजराई या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की इस वक्त फुर्सत नहीं है, वो अपनी लड़ाइयों में मसरूफ है। ठीक, अच्छा, आपको लगता है नसरुल्लाह मलिक साहब कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया? खासतौर पे मैंने जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के ट्वीट का हवाला दिया वो एको कर रहा है कल से। तो यानी पहले हमने देखा कि सरगोदा एटीसी से फैसले आते हैं, फिर लाहौर से, फिर इस्लामाबाद से, अब 26 नवंबर वाले मामलात में जो जज साहब छुट्टी पे थे वो भी वापस आ गए और फिर बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि रियासत का जो घेरा है वो तंग होता चला जा रहा है और मैसेज इज़ वेरी मच लाउड एंड क्लियर नाउ? मेरे ख्याल में 9 मई के हवाले से तो रियासत का मौका पहले दिन से क्लियर है। उन्होंने बारहा कहा कि हम इस हवाले से जो जब तक ये माफी नहीं मांगी जाएगी और ये खुलम खुला इस बात का इकरार नहीं किया जाएगा कि 9 मई का जो बयानिया बनाया गया और जिस तरीके से ज़हन साजी की गई और उसके नतीजे में लोग अपने ही इदारों के खिलाफ बाहर निकल आए या उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए तोड़ फोड़ की, पुरतशद्दत कार्रवाइयाँ की, उससे अगर पीटीआई अब माफी नहीं मांगती तो पीटीआई के लिए कोई शायद गुंजाइश मौजूद नहीं है। पीटीआई ने इसमें बड़े इसको भी प्ले करने की कोशिश की। कभी कहा हमारे लोग थे, माफी दे दी जाए, कभी कहा नहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कभी कहा नहीं इसको खुद एजेंसियों ने करवाया, फिर कहा लंदन प्लान किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज रही है। वो समझती है कि वो फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानियां बना चुकी है, लोगों के अंदर जो ज़हन साजी कर चुकी है, उससे वो पीछे हटती है तो कारकुन गालियां देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पीटीआई इस वक्त एक्चुअली सोशल मीडिया के उन वर्कर्स और उनके फैन क्लब की गुलाम बन चुकी है, उनके अंडर प्रेशर आ चुकी है। वो इसलिए कोई ऐसा फैसला भी नहीं करना चाहती जिसके नतीजे में अपने ही कारकुन गालियां दें। ये पीटीआई की सियासी गलती थी कि वो अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने सोशल मीडिया वर्कर्स को इस हद तक ना ले जाती कि लोग आज अगर मुज़ाकरात की बातचीत भी हो, हुकूमत के साथ मिल बैठने की बात भी हो, तो उनके अपने कारकुन उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर देते हैं। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेट्स टेक अ